प्रिय विद्यार्थियों, जय हो, मंगलमय हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर, भिलाई नगर, लेक्चर के दूसरे भाग में हम आज स्वतंत्रता के संबंध में हाफसे के विचार का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्वतंत्रता के संबंध में हाफसे के विचार को जानें। स्वतंत्रता की परिभाषा से पहले हम परिचित हों। हाफ्स ने स्वतंत्रता शब्द की परिभाषा अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर की है। अतः उसने लिखा है कि स्वतंत्रता वह गुण है जिससे गति की बाहरी अवरोधों के अभाव का बोध होता है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ गति के विरुद्ध बाह्य बाधाओं का अभाव है। हाफ्स मानता है कि मनुष्य अथवा पदार्थ का यह गुण है कि वे निरंतर गतिमान रहते हैं। हमेशा गतिशील बने रहने का उनका गुण ही उनकी स्वतंत्रता है। जब उनकी इस स्वतंत्रता में कोई बाहरी बाधा पड़ती है तो उनकी गति अवरुद्ध हो जाती है और उन्हें स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। जैसे कि तालाब में पानी स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि चारों ओर से निर्मित घाटों से उसकी गति अवरुद्ध रहती है। किसी बंदी को हम स्वतंत्र नहीं कहते क्योंकि वह बाहरी दीवारों से गति अवरुद्ध रहता है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ समझाने के प्रसंग में हाफ्स ने एक स्वतंत्र मानव की परिभाषा दी है। स्वतंत्र मनुष्य वह है जो अपने इच्छा अनुसार कार्यों को करने तथा शक्ति और बुद्धि के प्रयोग से रोका नहीं जाता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता तथा नागरिक स्वतंत्रता में अंतर। हाफ्स ने अपने दर्शन में प्राकृतिक स्वतंत्रता तथा नागरिक स्वतंत्रता में भेद बतलाया है। प्राकृतिक अवस्था उसके मत में पूर्ण स्वतंत्र की अवस्था थी। मनुष्य की इच्छा पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं था। नागरिक विधियों से शासित होने की प्राकृतिक स्वतंत्रता वह सच्ची और पूर्ण स्वतंत्रता है जिसका उपभोग प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य करते थे। दूसरे तरफ नागरिक स्वतंत्रता वह कृत्रिम और सीमित स्वतंत्रता है जिसका उपभोग नागरिक समाज के व्यक्ति ही करते हैं। हाफ्स कहता है प्राकृतिक स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता कृत्रिम है। प्रजाजनों की स्वतंत्रता केवल संप्रभु की आज्ञा से जन्म लेती है। अगला जो पॉइंट आता है इसमें क्षेत्र के संबंध में, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान आकृष्ट करेंगे। नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में हाफ्स ने कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया है जिनमें
राज्य के व्यक्ति कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से स्वतंत्रता का क्षेत्र में राज्य के अधीन व्यक्ति को खरीदने, बेचने और आर्थिक संविदा करने के क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति को अपने निवास स्थान, भोजन तथा व्यवसाय के चयन में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। यदि संप्रभु किसी व्यक्ति को अपनी हत्या करने, अपना अंग भंग करने, अपने आक्रमणकारियों का विरोध न करने तथा जीवन को कायम रखने वाली वस्तुओं का प्रयोग भी में न लाने का आदेश जारी करता है, तो वह व्यक्ति ऐसे आदेश की अवज्ञा करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। यदि संप्रभु अथवा उसके किसी अधिकारी के तरफ से किसी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए कहा जाए तो क्या वह व्यक्ति क्षमादान की आश्वासन न मिलने पर या अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे? यदि संप्रभु किसी व्यक्ति को शत्रुओं से लड़ने के लिए रण क्षेत्र में जाने का आदेश देता है, तो वह व्यक्ति कायर होने अथवा अपने स्थल पर किसी दूसरे को भेजने के लिए इच्छुक होने की स्थिति में स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। इस प्रकार राज्य का व्यक्ति उस स्थल अथवा क्षेत्र में भी स्वतंत्रता का उपभोग करेगा जहां कानून मौन है। चूंकि संप्रभु व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश नहीं करता, अतः व्यक्ति बुद्धि और अंतरात्मा के क्षेत्र में सामान्यतः स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि निरंकुशवाद का समर्थन होने पर भी हाब्स ने नागरिक स्वतंत्रता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए थे। उसके दर्शन में जनता की स्वतंत्रता का पूर्णतः अपहरण नहीं किया गया है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम हाब्स की स्वतंत्रता संबंधी विचार जो आज हम आपके सामने रखा, समझाने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ यह पूर्णतः है। इसलिए हाब्स की स्वतंत्रता का जो अध्ययन हमने किया है उसको आप लोग नोटबुक में अच्छा से तैयार करके नोट्स तैयार करेंगे और हाब्स की स्वतंत्रता को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।